10वीं विज्ञान में हम लोग तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तत्वों के वर्गीकरण में लगभग 4 वैज्ञानिकों के वर्गीकरण का आधार देखे हैं। डोब्राइनर, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोब्राइनर का त्रिक नियम देखे पहले, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम, फिर हमने देखे लोथर मेयर का वक्र, फिर देखे अपन मेंडलिक का आवर्त सारणी। मेंडलिक की आवर्त सारणी को मोस्ले ने बाद में थोड़ा सा ठीक किया बेटा, 9वां स्तंभ में इसको जोड़ा था, किसको? उत्कृष्ट गैसों को, परमाणु। अब आपके लास्ट में देखेंगे मेंडलिक की आवर्त सारणी के बाद आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, इसको दीर्घ आवर्त सारणी भी कहा जाता है क्योंकि इसका विस्तार आप लोगों का काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए अपन इसको दीर्घ आवर्त सारणी भी कहते हैं। आपके बुक में आवर्त सारणी ये छपा हुआ है, आप लोगों का दीर्घ आवर्त सारणी छपा हुआ है बेटा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें इसको आवर्त बोलते हैं 36 लाइन को, इसको वर्ग या समूह बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 18 समूह दिखेंगे, 1 से लेके 18 तक। मेंडलिक में 8 समूह था, 18 है, बड़ा हो गया। और आवर्त, तो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा आवर्त को अपन लोग लघु आवर्त कहेंगे। इसमें बहुत कम तत्व होते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व है, ध्यान से देखिए। दूसरे आवर्त में गिनेंगे तो 8 तत्व मिलेगा। तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व मिलेगा। चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व मिलेगा। 6वें आवर्त में 32 है। अब आप बोलोगे सर ये तो गिनेंगे तो 18 हो रहा है, आप कैसे 32 बोल रहे हो? तो बेटा बीच में देखना, लेंथनम परमाणु क्रमांक के बाद 72 वाला आया है, परमाणु क्रमांक भी लिखा हुआ है। तो लेंथनम के बाद बेटा आपका 14 तत्व आता है, जिसको लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, वो नीचे रख दिया गया है। तो 18 और 14 32 होते हैं। वैसे ही 7वें आवर्त में भी 32 तत्व है। एक्टिनियम के बाद जो तत्व आता है उसको एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं, नीचे रख दिया गया है। तो आप लोगों का इस प्रकार से आवर्त में आप लोगों के तत्व हैं, ठीक है। तो अपन लघु आवर्त कहेंगे किसको? पहले आवर्त, दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त को लघु तत्व कहते हैं। इसमें आपके 2 तत्व, 8 तत्व और 8 तत्व होते हैं। नोट कर लेना, प्रश्नोत्तर तो नहीं है, थोड़ी जानकारी जरूरी है बेटा आवर्त सारणी की, ठीक है। और आवर्त नंबर 4 और 5 को अपन दीर्घ आवर्त कहते हैं। 18 तत्व रहेगा, ठीक है। अब बच गया 6वां और 7वां आवर्त, उसमें 32 तत्व है। लेंथेनाइट श्रेणी है 6वें आवर्त में और 7वें आवर्त में एक्टिनाइट श्रेणी है। अब बात ये उठता है कि सर ये आवर्त सारणी ऐसे किस आधार पे बनाया है? बोलते हैं ना आवर्त सारणी का वर्गीकरण का आधार। तो अभी तक जितने भी तत्वों का वर्गीकरण हुआ था वो जनरली परमाणु भार के बेस पे था बेटा। डोब्रिनर का त्रिक नियम भी गुणों में समानता के आधार पर बढ़ते हुए परमाणु भार पे जमाया था, और बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत था। न्यूलैंड का अष्टक नियम भी तत्वों को परमाणु भार के आधार पे जमाया था। डोब्रिनर का त्रिक नियम भी परमाणु भार और परमाणु आयतन में ग्राफ बनाया था। मेंडलिक भी तत्वों को परमाणु भार के आधार पे जमाया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में आप लोगों के तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते आधार पर जमाया गया है। यानी कि बोर बनाया है, बोर नामक वैज्ञानिक बनाया है आधुनिक आवर्त सारणी को। तो इन्होंने किया कि तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि एक निश्चित परमाणु क्रमांक के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ये परमाणु क्रमांक को आधार बनाया, ठीक है। और उसी के आधार पे इसने आवर्त सारणी बनाया बेटा। जिस तत्व के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है,
उसको पहले समूह में रखा, उसकी संयोजकता 1 होगी। जिस तत्व के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसको दूसरे समूह में रखा, ठीक है। जिस तत्व के अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं उसे तीसरे समूह में स्थान दिया वर्ग करके, ठीक है। और जिसके अंतिम कोष में आपके 18 इलेक्ट्रॉन हैं अष्टक पुनः उसको 18वें समूह में रखा। तो परमाणु क्रमांक के आधार पे इन्होंने बनाया। तो सबसे पहला प्रश्न होगा बेटा आपके, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, इसको दीर्घ आवर्त सारणी भी बोलते हैं, याद रखना है, के वर्गीकरण का आधार क्या है? ये आप लोग प्रश्न बना लेंगे, बुक में दिया हो या ना दिया हो। मैं अलग से प्रश्नोत्तर आप लोगों को ठीक से करवा रहा हूं, आप लोगों को मालूम है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आप लोग का जवाब यह होगा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये रहा इसका आधार बेटा आप लोगों का। इन्होंने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पे बनाया, ठीक है। अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। तो आप लोग पृष्ठ क्रमांक 56 पे है, उसको लिखेंगे। मैं समझा रहा हूं क्योंकि मुझे लिखवाने में दिक्कत होती है, बोर्ड आप लोगों को बहुत कम दिखता होगा, ठीक है। तो पहला विशेषता ये हो गया बेटा कि तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर जमाया गया है, परमाणु क्रमांक आधार पर जमाया गया है, ठीक है आपका। या इसी को लिख सकते हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होंगे, ये विशेषता दिया है बेटा। परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। तो आप लोगों का दूसरा ये हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बना है या तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जमाया गया है। अब ये बोलेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? मैं बता देता हूं आप लोगों को। बेटा नाभिक, परमाणु का बीच वाला धनावेशी भाग नाभिक कहलाता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जिस पर ऋणावेश होता है नाभिक पे धनावेश होता है। कैसे? जैसे कि सूर्य है, सूर्य नाभिक हो गया मान के चलिए, और सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, जितने भी, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक ऐसी व्यवस्था किसी भी परमाणु की होती है। बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अपनी कक्षा में। पृथ्वी भी अपनी कक्षा में घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। और जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते खुद घूर्णन भी कर रही है अपनी धुरी में, वैसे इलेक्ट्रॉन भी सूर्य के चारों ओर, सॉरी बेटा, नाभिक के चारों ओर घूमते घूमते खुद भी घूम रही है अपने घूर्णन अक्ष में। सेम पोजीशन है, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के पास वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को गिन के लिखना आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मालूम है कि मान लीजिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखूंगा? देखिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरी में 18 होता है। लेकिन अब 18 नहीं लिखूंगा, यहाँ तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 और 2 10 आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तीसरी कक्षा में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है बेटा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, यानी कि पहले समूह में रखा है आधुनिक आवर्त सारणी में। क्लियर है आपका? ठीक है। तो मान लीजिए कि
मेरे मालूम है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जमाया गया है। मैं लिखाई देता हूं बेटा इसको। पहला, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जमाया गया है, व्यवस्थित किया गया है। दूसरा, तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। दोनों एक ही है बेटा लगभग। चौथा, समस्थानिकों को उचित स्थान दिया गया है। मैंडलिक के आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला था बेटा, यहाँ पे समस्थानिकों को उचित स्थान मिला गया है। तो समस्थानिक के बारे में मैं बोलूँगा। समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को आपका उचित स्थान मिला है क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक एक जैसे होते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है, इसलिए समस्थानिकों को एक ही स्थान पे अपन रख सकते हैं, ठीक है आप लोगों का। चौथा, विभिन्न तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन को ज्यादा स्पष्ट करता है, ज्यादा स्पष्ट करती है। यह सारणी कर लेते हैं बेटा। यह सारणी विभिन्न तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन को ज्यादा स्पष्ट करता है। क्रमिक परिवर्तन को ज्यादा स्पष्ट करती है। तो ये आपका हो गया बेटा विशेषताएं, ठीक है, हो गया। एक चीज दोनों में भी गड़बड़ है बेटा। हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था मैंडलिक के आवर्त सारणी में। यहां पे हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है, लेकिन हाइड्रोजन के गुण हैं पहले समूह के तत्वों से ज्यादा समानता रखते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को पहले समूह में यहाँ स्थान दिया गया, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ, आप लोग उम्मीद है लिख लिए होंगे, ठीक है। वीडियो रिपीट करके लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं, एक और लिख देते हैं गुण छठवां। हाइड्रोजन को क्षार धातु क्षार धातु एवं हैलोजन के साथ रखा जा सकता है। हैलोजन मतलब क्लोरीन क्लोरीन बाणु में आपका 17वां समूह बेटा, परंतु इसके गुण हैलोजन से नहीं, क्षार धातु से अधिक मिलते हैं, अतः इसे प्रथम समूह
में रखा गया है। क्षार धातुओं के साथ प्रथम समूह में रखा गया। यहां भी स्थान उतना क्लियर नहीं है, लेकिन प्रथम समूह में रखना ज्यादा उचित है, ऐसे बोल दिया इन्होंने आपका बोर्ड ने जब आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया है। गुणों की तुलना किया किससे ज्यादा गुण मिलते हैं, तो उन्होंने पाया कि क्षार धातु से गुण अच्छे से मिलते हैं, कुछ ज्यादा मिलते हैं, तो भैया इसको क्षार धातु के साथ यानी कि पहले समूह में रखना उचित है करके पहले समूह में उसने रख दिया। तो ये हमने बात की आधुनिक आवर्त सारणी की। अब हम पेज नंबर 56 पे प्रश्नोत्तर है बेटा, उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 56 पे, पृष्ठ क्रमांक 56 पे प्रश्नोत्तर है, उसको क्लियर करेंगे। पहला प्रश्न बोला है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो मैंने बता दिया परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो आपका जवाब आएगा परमाणु क्रमांक। किसके की जगह परमाणु क्रमांक लिख देना, ठीक है। अगला है, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो मैं क्लियर तो बोला बेटा, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। लिख लेना बेटा कहीं आप लोग। तो दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है, ये आपका जवाब होगा, या पलट के गिन लेना, ठीक है। तीसरा प्रश्न बोला है, क्या विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान आवर्त सारणी में सुनिश्चित कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो आपका इसका जवाब मैं लिख देता हूं, इसका जवाब आएगा विभिन्न समस्थानिकों को आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान में दिया गया है, स्थान दिया गया है, क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः इन्हें आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जा सकता है, एक ही स्थान पर रखा जा सकता है। तो समस्थानिक उसको बोलते हैं बेटा जिसका परमाणु क्रमांक एक जैसे परमाणु भार अलग अलग है। चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बना है और समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक समान होता है, तो सभी आवर्त सारणी को एक ही सभी समस्थानिक को, एक ही तत्व के समस्थानिकों को एक ही स्थान पर आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये इसका जवाब हो गया, मैं लिखा दिया, ठीक है। चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी में आर्गन और पोटेशियम का स्थान कैसे निर्धारित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में आर्गन और पोटेशियम का स्थान कैसे निर्धारित किया गया है? ठीक है बेटा। तो आर्गन बेटा उत्कृष्ट गैस है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है आप लोगों का? 18 है, ठीक है। इसका अंतिम कोश जिसको संयोजी कोश भी बोलते हैं पूर्ण होता है, अतः इसे समूह 18 में रखा गया है। 18 इलेक्ट्रॉन है बेटा, समूह 18 में रखा गया है। उसके बाद 19वां इलेक्ट्रॉन वाला पहले समूह में आ जाएगा, 20 वाला दूसरे समूह में, 18 के बाद पुनरावृत्ति किया है।
वैसे क्लोरीन पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, अतः इसे 19 ऋण 18 यानी कि बराबर 1 अर्थात पहले समूह में रखा गया है। पहले समूह में रखा गया है। देखो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया है बेटा, है ना। 18 है परमाणु क्रमांक, तो 18वें समूह में, 17 है तो 17वें समूह में। अब ज्यादा हो गया तो उसमें 18 घटा दो, कौन से समूह है पता चल जाएगा। अब 18 दूनी 36 होता है, 36 से ज्यादा हो गया, मान लीजिए कि 40 है तो 40 में 36 घटा दो बेटा, तो 40 में 36 घटाएंगे 4 आएगा, तो जिसका परमाणु क्रमांक 40 है वो चौथे समूह में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से बता देते हैं आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, ठीक है, इसको समूह 18 में रखा गया है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है तो घटा दिए तो 19वें समूह में रखा गया है, ठीक है। अंतिम कोष पूर्ण है, उसको नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया क्योंकि उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर आप लोगों को क्लियर करना है। अब एक और प्रश्न दिया है, मिटा रहा हूं बेटा इसको मैं, फिर आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। 5वां प्रश्न है पेज नंबर 56 में, 3 तत्वों x, y और z की परमाणु संख्या दे दी गई है। परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो 3 तत्व x, y, z का बेटा परमाणु क्रमांक दिया है 6, 10, 18। मतलब x का परमाणु संख्या 6 है, y की परमाणु संख्या 10 है और z की परमाणु संख्या 18 है। 6, 8, 10, 18। तो जवाब पूछा है कौन से 2 तत्व समान वर्ग के हैं, कौन से 2 तत्व समान वर्ग के हैं। तो मैं लिखूंगा बेटा उत्तर में x का परमाणु संख्या 6 है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा बेटा, तब समझ आएगा मुझे। ये होगा पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया। हालांकि दूसरे कक्षा में ज्यादा कितना आता है 8, लेकिन यहाँ 6 है बेटा तो 4 और 2 6 हो गया। अब मैं y का परमाणु क्रमांक कर देता हूँ। y की परमाणु संख्या 10 है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 हो गया बेटा, 2 और 8 10, ठीक है। अब Z की परमाणु संख्या कितनी है, Z की परमाणु संख्या 18 है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये आएगा बेटा 2, 8 और 8, 2, 8, 10 और तीसरी कक्षा में भी 8, 18। अब ध्यान से देखेंगे तो इसके आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि ये दोनों तत्व एक जैसे हैं। तो एक जैसे तत्व एक ही समूह में रखेंगे तो y और z है वो एक ही समूह में रखे जाएंगे और इनके गुणों में समानता होगी, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा है, कौन से 2 तत्व समान वर्ग के हैं और कौन से 2 तत्व समान आवर्त में हैं। तो मेरे ख्याल से y और z समान वर्ग के हैं, पहला जवाब आएगा बेटा। y और z समान वर्ग के हैं, समान वर्ग के हैं क्योंकि, ठीक है बेटा, क्योंकि इनके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अंतिम कोश में दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हैं,
इसलिए दोनों एक ही वर्ग में होंगे और इन दोनों के गुणों में आप लोगों की समानता होगी। ठीक है आप लोगों का। अब कौन से दो तत्व आपके एक ही आवर्त के हैं? तो मैं बोला पहले आवर्त में 2 तत्व होता है, बोला बेटा मैं। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होता है, तीसरे आवर्त में 8 तत्व होता है। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसका परमाणु क्रमांक 10 है। तो देखो पहले आवर्त में 2 तत्व, तो परमाणु क्रमांक 1 और 2 वाले इसमें आ गए। दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तो परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाले इसमें आ जाएंगे 8 तत्व। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों एक ही आवर्त में हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में जा रहे हैं, इसलिए दोनों एक ही आवर्त में है। क्लियर है? यदि अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन समान है तो एक ही वर्ग में होंगे, और यदि आखिरी इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में भरे जाए, कोश को कक्षा बोलते हैं, तो दोनों एक ही आवर्त में होंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं बी। एक्स और वाई में अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में भरे जाते हैं, अतः ये दोनों एक ही आवर्त में हैं, एक ही आवर्त में होंगे। मैं फिर क्लियर बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे बेटा तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जैसे हैं तो एक ही वर्ग में होंगे, और अंतिम इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में भरे जाए तो वो एक ही आवर्त में होंगे। जैसे एक्स में दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था और वाई में दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन तो दूसरी कक्षा में भरा गया ना। लेकिन जेड में 3 कक्षा था बेटा, 2, 8, 8, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में भरा गया, तो इसलिए वो तीसरे आवर्त का होगा, और एक्स और वाई दूसरे आवर्त का होगा क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में भरा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जवाब दे दिए। अब कल हम छोटे छोटे डिफिनेशन देंगे बेटा जो आसान है। संयोजकता के बारे में चर्चा करेंगे, ऋण विद्युतता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, आयनन ऊर्जा क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और संभवतः कल हम अंतिम प्रश्नोत्तर देख लेंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक।